हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पिंजरा। नन्ही तय नहीं कर पा रही थी कि वह जाए या ना जाए, पर देवरानी साक्षी ने बहुत प्यार से बुलाया था। दीदी, आपको आना ही होगा, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आना जरूर। घर के गृह प्रवेश में भी आप नहीं आई थी, कल आपका इंतजार करूंगी। पैराडाइज सोसाइटी में तीसरे फ्लोर का फ्लैट कितने सुंदर तरीके से सजा हुआ था। दरवाजों पर आम के पत्ते और गेंदे के फूल की तोरण लगी थी। बाहर सुंदर फूलों और रंगों से सजी रंगोली बनी थी। दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक और लाभ और शुभ लाभ लिखा था। तभी नंदनी का ध्यान मेन डोर के ऊपर सुनहरे बॉर्डर में सजे लकड़ी के नेम प्लेट पर गया। उस पर साक्षी और उसके पति प्रेम दोनों के नाम की नेम प्लेट थी। घर का नाम था स्वप्नलोक साक्षी प्रेम का। नन्ही की आंखें ना जाने क्यों छल छला आईं। दिल में साक्षी के लिए खुशी भी थी और खुद के लिए वही जाना पहचाना दर्द। खुद को संभालते हुए नन्ही ने डोर बेल बजाई। साक्षी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। दोनों देवरानी जेठानी गले मिली। दोनों का रिश्ता सहेलियों का सा था। साक्षी, बहुत सुंदर घर है तुम्हारा। साक्षी ने बिल्कुल कलात्मक तरीके से अपनी पसंद से घर सजा रखा था। साक्षी की पसंद के आसमानी पर्दे, खिड़कियों पर सितारों वाली बिट चाइम, गुलाबी दीवारें जिन पर साक्षी और प्रेम की खूबसूरत शादी के समय की फोटो लगी थी। साक्षी उसे हाथ से पकड़ के गैलरी में ले गई। देखते ही नन्ही की आंखें चकित हो गईं। दीवारों पर साक्षी की बेटी की फ्रेम की हुई तस्वीरें थीं। साक्षी और प्रेम की प्यार भरी तस्वीरें थीं। साक्षी की उसके माता पिता भाई बहन के साथ वाली तस्वीरें भी फ्रेम करके लगी थी। दूसरी दीवार पर नंदनी और उसके पति समीर की तस्वीर थी। सास ससुर के साथ उन सभी की एक ग्रुप फोटो भी लगी थी, जो साक्षी के शादी के समय की थी। कैसा लगा दीदी घर? बहुत मेहनत से मैंने और प्रेम ने अपनी सैलरी में से बचाकर लोन लेकर इन 5 सालों में अपने खर्चों पर लगाम लगाकर तिनका तिनका जोड़कर अपना प्यार का घरौंदा बनाया है, हमारा सपनों का घर। साक्षी के मुंह से ऐसी बात सुनकर नन्ही की आंखों में आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम में ऑरेंज जूस पीने के बाद नन्ही ने कहा, साक्षी, तुम्हें याद है जब तुम शादी होकर आई थी तो तुमने मुझे यही बात कही थी। वह भी तो हमारे सपनों का घर था। हाँ दीदी, मुझे पता है, पर आप हर मकान को घर नहीं कह सकते हो। घर तभी होता है जहाँ वहाँ रिश्तों की गर्माहट हो, खुशियों की धूप खिलती हो, जहाँ दिल में सुकून शांति मिलती हो, रहने को मन करता हो, घर को सजाने का अपना कहने का मन करता हो। अब घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, दिल से अपने सपनों का घर लगता है। पर मेरे लिए वह घर कभी था ही नहीं। हमें घर का सदस्य कभी माना ही नहीं गया। कितनी कोशिश करी थी, पर मम्मी जी पापा जी के झूठे अहम, गुस्से, ईर्ष्या की वजह से प्रेम और मुझे वह घर छोड़ना पड़ा। दुख होता है जब अपनों को छोड़कर जाना पड़ता है और ताली एक हाथ से नहीं बजती। रिश्ते एक तरफ से नहीं निभते। जिस घर में एक बहू को सम्मान और प्यार नहीं मिल सकता, वह असल मायनों में कभी घर बन ही नहीं सकता। उस घर में हमें अपनी इच्छा, अपनी पसंद माननी पड़ती थी। हमें हर पल ये एहसास दिलाया जाता था कि हम केवल उस घर की बहू हैं, जो केवल कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभाती हैं। हमने तो उस घर को अपने सपनों का घर बनाने का सोचा था, पर शायद वह कभी घर था ही नहीं हमारे लिए, वह केवल मकान था। साक्षी ने कहा, देखो मेरे सपनों की घर की दीवारें, इस घर में मेरे सभी अपने हैं। मेरे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, तुम, जेठ जी तस्वीरों में ही सही, पर हंसते मुस्कुराते साथ में हो। साक्षी ने कहा। साक्षी, और कुछ मत कह, नन्ही ने रुंधे गले से कहा। साक्षी, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। हमेशा प्रेम भैया ने उस घर में भी हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा सम्मान और वजूद बनाए रखा। ससुराल हो या दुनिया में कोई भी जगह हो, एक बहू, एक पत्नी का स्थान उसका पति ही तय करता है। यदि पति साथ हो, सम्मान दे, तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि वह उस औरत की बेइज्जती करे या उसे कुछ कहे। नंदिनी ने कहा, अच्छा साक्षी, अब मैं चलती हूँ। और नंदिनी अपने घर लौट आई।
नंदिनी अपने मायके वाले घर में ऊपर 2 कमरों में अपनी 4 साल की बेटी के साथ पिछले 2 सालों से रह रही थी। अपने घर आकर नंदिनी बालकनी में नीचे ज़मीन पर ही बैठ गई। आँखों से आँसू बहने लगे। वह अपने अतीत में खो गई। कितने अरमानों से अपने ससुराल में गृह प्रवेश किया था। समीर घर का सबसे बड़ा बेटा था। अपने माता-पिता का बहुत ही आदर और प्रेम करता था। नंदिनी, मेरे लिए मेरे माता-पिता सर्वोपरि हैं। उन्हें कभी शिकायत का मौका मत देना। बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ। और नंदिनी ने भी मुस्कुराकर सहमति जताई थी। पर जल्दी उसे समझ आ गया था कि सास-ससुर की नज़र में उसका मोल केवल घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभालने और एक आदर्श संस्कारी बहू बनकर उनकी सेवा करना ही है। घर के निर्णयों में कभी उसे शामिल नहीं किया जाता। घर में एक छोटा-सा निर्णय भी वह खुद नहीं ले सकती थी। जैसे कि आज कौन-सी सब्ज़ी बनेगी, या बाज़ार चली जाऊँ, या अपनी पसंद से घर के लिए कुछ सामान लाऊँ। इतने छोटे निर्णय भी वह खुद नहीं ले सकती थी। इसमें भी सास-ससुर की मर्ज़ी से ही सब होता था। जब कभी वह समीर से अपने दिल की बात कहती तो उसका एक ही जवाब होता, यह मेरे माता-पिता का घर है। इस घर के हर निर्णय मेरे माता-पिता लेते हैं। यदि वे कभी गलत भी हों, तो भी मैं उनका विरोध नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे पाल-पोस कर इस काबिल बनाया है। ठीक है, वे आज भी पुराने रीति-रिवाज़ों और परंपराओं के अनुसार चलते हैं, पर उसमें गलत क्या है? हमारे घर में रिवाज और परंपराएँ मेरी माँ ने भी निभाई हैं, तो तुम्हें भी निभाना है। इस उम्र में वे बदल नहीं सकते, तुम्हें ही बदलना होगा। सास-ससुर भी अपने बेटे से बहुत मोह रखते थे। समीर बड़ा बेटा बहुत प्यार करता था, इस बात का उन्हें गर्व था। और शायद उनमें एक डर भी था कि कहीं बहू हमारे बेटे को छीन ना ले। इस वजह से वे अक्सर बहू-बेटे के बीच में गलतफ़हमियों की दीवार भी पैदा करते थे। नन्ही ने भी शायद अपने नसीब से समझौता कर लिया था। जब पति ही साथ ना दे तो ससुराल में बहू का कोई स्थान नहीं होता। साल भर बाद देवर प्रेम का विवाह हुआ। साक्षी दुल्हन बन के घर आई। नन्ही को मानो घर में कोई अपना सा मिला। कुछ दिनों बाद नन्ही सुबह अपने देवर देवरानी के लिए टिफिन पैक कर रही थी, क्योंकि उन दोनों को हनीमून के लिए सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी थी। तभी देवर प्रेम आया और अपनी माँ से कहा, माँ, साक्षी को कुछ मत कहना, उसने जीन्स पहनी है, हम दिल्ली जा रहे हैं। वैसे भी ट्रेन का सफ़र है, सर्दी का समय है तो जीन्स और जैकेट आरामदायक व सुविधाजनक रहेगी। नहीं, हमारे यहाँ की बहुएं ऐसे नहीं। सासू जी की बात को नंदिनी के देवर प्रेम ने बीच में ही काटते हुए कहा, आपसे पहले भी कहा था, कपड़ों, खाने पीने, उठने बैठने, बाहर आने जाने पर फालतू की रोक टोक नहीं करोगी। जैसा आप भाभी के साथ करते हो, मुझे इन छोटी-छोटी फालतू की बातों पर घर में किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहिए, देवर ने कहा। पापा जी गुस्सा करेंगे फिर? सासू जी ने गुस्सा दबाते हुए अपना आखिरी तीर छोड़ा। देखो माँ, आप ही पापा जी को जाकर बोलती हो, उनको उकसाती हो। पापा जी को भी आप कह देना कि आपसे साक्षी को कुछ ना कहें। अगर आप अपनी बहू को प्यार और सम्मान दोगे, तभी वह भी आपको दिल से प्यार और सम्मान देगी। उसे इस घर का सदस्य मानोगी, तभी वह इस घर को भी अपना मानेगी और यहाँ के लोगों को दिल से अपना बनाएगी, देवर प्रेम ने कहा। अपने देवर के मुँह से ऐसी बातें सुनकर नन्ही की आंखें खुशी से छलछला आईं। ना जाने क्यों नन्ही के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नन्ही को अपना समय याद आया, जब वह भी शादी के बाद घूमने जा रही थी। सलवार सूट ही तो पहना था, शॉल भी ओढ़ रखा था, पर तब भी सासू जी ने उसे डांट कर साड़ी पहनने को बोला था। और नन्ही के पति समीर ने भी माँ का ही पक्ष लिया था। फिर कितने दुखी मन से दोबारा साड़ी पहनी थी। सिर पर हमेशा पल्लू रखना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद तो घर की हर छोटी से छोटी बात में नन्ही को ही झुकना पड़ता। अपनी पसंद का खाना, अपनी पसंद का पहनना, अपनी पसंद से टीवी का चैनल तक नहीं बदल सकती थी नंदिनी। समीर ने क्यों नहीं कहा ऐसा? मैं भी तो समीर की पत्नी हूँ। क्या एक पत्नी का, एक बहू का कोई सम्मान, कोई वजूद नहीं होता? आज साक्षी के पति ने अपनी पत्नी की ससुराल में सम्मान पूर्वक जगह तय कर दी थी। नन्ही को पता था कि अब से सास-ससुर साक्षी को सीधे-सीधे किसी प्रकार के ताने
गलत बातें या रोक टोक नहीं करेंगे। एक ही घर के दो बेटों के नज़रिए में इतना फर्क। प्रेम भैया भी अपने माता पिता को प्यार और सम्मान देते हैं, पर सही और गलत की समझ उन्हें थी। हनीमून से लौटकर साक्षी बहुत खुश थी। साक्षी ने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली थी। साड़ी के अलावा वह सूट भी पहनने लगी थी, सिर पर पल्ला भी नहीं रखती थी, अपने अनुसार घर के बाहर आ जा सकती थी, अपनी पसंद से खरीद कर ला सकती थी, अपनी पसंद नापसंद से रह सकती थी। जब नन्ही ने भी सूट पहनने का बोला तो समीर ने गुस्से में कहा, मैं अपने भाई जैसा बनना भी नहीं चाहता। भाई तो अपनी पत्नी के गुलाम बन चुके हैं। इस घर में मेरे माता पिता के कहे अनुसार ही रहना होगा। गुलाम? समीर, अगर कोई पति अपनी पत्नी का साथ देता है, उसको सम्मान से रखता है, उसे घर में सम्मान दिलाता है, तो क्या वह अपनी पत्नी का गुलाम कहलाता है? मैं भी तो तुमको सम्मान देती हूँ, तुम्हारे माता पिता का सम्मान करती हूँ, सेवा करती हूँ, तो क्या मैं गुलाम हूँ? नन्ही ने आज पहली बार थोड़ा गुस्से में कहा। यदि तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे माता पिता के कहे अनुसार ही रहना होगा। समीर ने चिल्लाकर कहा। कुछ दिनों बाद नंदिनी की देवरानी साक्षी ने अपने कमरे में अपनी और अपने परिवार वालों की कुछ तस्वीरें रखीं। सासू जी ने रोका तो प्रेम ने कहा, माँ, यह साक्षी का भी घर है। जिस तरह इस घर में मेरी आपकी तस्वीरें लगती हैं, वैसे ही साक्षी की भी उसके परिवार वालों के साथ तस्वीरें क्यों नहीं लग सकती? हम यह तस्वीर सिर्फ इस कमरे में लगा रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, देवर प्रेम ने कहा। यह सुनकर सासू जी चुप हो गईं। नन्ही को अपना समय याद आया जब नन्ही को अपनी दिवंगत माँ की एक छोटी सी तस्वीर लगाने पर सासू जी ने कितना सुनाया था। समीर ने भी माँ का ही पक्ष लिया और उसे तस्वीर हटानी पड़ी थी। कुछ समय बाद नन्ही और साक्षी दोनों ही माँ बनने वाली थीं। जब साक्षी ने बताया कि वह डिलीवरी यहीं ससुराल में कराएगी तो नन्ही को काफ़ी आश्चर्य हुआ। नन्ही को ससुराल का माहौल पता था। सासू जी कोई भी सहायिका रखने नहीं देंगी। घबराओ मत दीदी, इन्होंने कहा है कि ये 2 मेड रखेंगे, एक घर का काम संभालेगी और जब आपके और हमारे बच्चे होंगे तो एक मेड हम बच्चों के लिए भी रख लेंगे। मम्मी तो घर के काम या हमारी कोई देखभाल कभी कुछ करेंगी नहीं। मैं अपने मायके वालों पर भी कोई बोझ नहीं रखना चाहती। प्रेम ने तो कहा है कि गोद भराई पर मेरे मायके से केवल शगुन की मिठाई और सामान आएगा। वह अपनी मम्मी पापा को समझा देगा। और ऐसे समय में मुझे भी तो प्रेम का साथ चाहिए। इस समय मैं भी उनके बगैर अपने मायके में नहीं रहना चाहती हूँ। साक्षी ने मुस्कुराते हुए जब अपने पति के बारे में ऐसी बात कही तो नंदिनी अपलक साक्षी को देखती रह गई। कितने अधिकार और विश्वास से साक्षी ने यह बात कही थी। यह विश्वास व अधिकार उसके पति ने ही तो दिया है। जब सास ससुर को पता चला तो उन्होंने मेड के लिए साफ मना कर दिया। हम तो नौकरों का हाथ का खाना नहीं खाएंगे। अरे बहू बीमार थोड़े ही है, खाना बना सकती है। इस हालत में तो जितना काम करे उतना अच्छा है। हमने भी तो किया था, हमने भी बच्चे पाले हैं, सासू जी ने कहा। हाँ, घर में कोई मेड नहीं आएगी, ससुर जी ने भी कठोरता पूर्वक कहा। नन्ही के पति समीर ने भी अपने माता पिता की बातों पर सहमति जताई। अब नन्ही के पास अपने मायके में डिलीवरी कराने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब पति ही साथ ना दे तो एक बहू के लिए ऐसे ससुराल में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। परिस्थितियों से वह अकेले कब तक लड़े और नन्ही चली गई अपने मायके। ससुर जी भी खुश थीं कि नन्ही अपने मायके में डिलीवरी करा रही है। नन्ही के घर से जाते ही अब घर की सभी जिम्मेदारियां साक्षी पर आ गईं। अभी तक तो सीधे सीधे नन्ही हर कर्तव्य और सास ससुर की सेवा कर रही थी, पर नन्ही के जाने के बाद सास ससुर का अपने छोटे बेटे बहू के साथ रिश्ता बिगड़ने लगा। घर के हर छोटे बड़े निर्णय और असूलों के नाम पर साक्षी को परेशान करना और बेवजह की रोक टोक करना प्रेम को गवारा न था। डिलीवरी का समय नज़दीक था तो हार कर ना चाहते हुए भी प्रेम ने साक्षी को उसके मायके भेज दिया ताकि वह मानसिक रूप से शांत रहे, उसे अभी और बाद में पूरी देखभाल मिले। कुछ दिनों बाद नन्ही को पता चला कि प्रेम ने किराए का घर ले लिया है। जब नन्ही कुछ महीनों बाद अपने ससुराल वापस आई तो साक्षी के बिना
उसे ससुराल बहुत ही डरावना और पिंजरे-नुमा लगा। वह साक्षी के साथ में अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। देवरानी-जेठानी मिलकर घर की ज़िम्मेदारियाँ निभा लेती थीं। नन्ही ने भी समझ लिया था कि समीर उसका कभी साथ नहीं देगा। जब पिता बनने पर ही उसे नन्ही की तकलीफ़ों और परेशानियों की फ़िक्र नहीं है, तो कोई भी और उम्मीद करना व्यर्थ है। नंदिनी अपनी बेटी को भी अपनी जैसी जिंदगी और हालात नहीं देना चाहती थी और कुछ समय बाद जब उसका धैर्य जवाब देने लगा तो उसने भी घर छोड़ने का निर्णय लिया। समीर ने कहा, अगर तुम इस घर को छोड़कर गई तो दोबारा कभी मत लौटना। भूल जाना कि यह घर कभी तुम्हारा था। मैं भी देखता हूँ तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें कब तक रखते हैं। मेरा घर? नंदिनी ने आश्चर्य से कहा, समीर, ये घर कभी मेरा था ही नहीं, तो अफसोस कैसा? तुमने भी मुझे समझा नहीं और एक पति के रूप में साथ नहीं दिया। उम्मीद करती हूँ कि तुमको और मम्मी पापा जी को शायद कभी समझ में आए कि घर वह होता है जहाँ एक पत्नी को, एक बहू को प्यार मिले, सम्मान मिले, कर्तव्यों के साथ अधिकार मिले। उसकी पसंद, नापसंद, इच्छाओं और सपनों को आकार मिले। घर की बहू बेटियों का सम्मान जिस घर में होता है, वहीं सपनों का घर होता है। माँ, देखो मैंने ड्राइंग बनाई है। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर नन्ही ख्यालों से जागी। 4 साल की मीठी ने माँ को गले लगाते हुए कहा, मैंने पापा को भी भेजी है व्हाट्सएप पर आपके फ़ोन से। उनको कहा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। नंदिनी ने देखा मीठी ने प्यारी सी ड्राइंग बनाई है घर की, जिसमें उसके दादा दादी बाहर गार्डन में बैठे हैं। मीठी अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़े है। चारों तरफ फूल खिले हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। माँ, इस पर लिखो माय ड्रीम हाउस। मैं पापा को फिर से भेजूंगी। नंदिनी की आंखों में आंसू बहने लगे। नंदिनी, वापस लौट आओ अपने घर में। समीर की आवाज़ सुनकर नंदिनी ने मुड़कर देखा। समीर खड़ा था। मीठी दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। समीर ने उसे रंग बिरंगे गुब्बारे, चॉकलेट पकड़ा दिए। मुझे माफ़ कर दो नंदनी, मैं तुम्हारी अहमियत समझ ही नहीं समझ पाया कि तुम घर के लिए कितनी ज़रूरी हो। मैंने कभी तुम्हारा साथ ही नहीं दिया। तुम्हारे जाने के बाद घर घर नहीं रहा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैंने मम्मी पापा को समझा दिया है। वे भी आगे से तुमको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देंगे। वे भी अपने किए पर शर्मिंदा है। अब से मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। चलो लौट चलो अपने उस घर में। आखिर वह हमारा था। अब हम मिलकर उसे अपने सपनों का घर बनाएंगे। समीर ने नंदिनी का हाथ थामते हुए कहा और नंदिनी भी रोते हुए गले लग गई। बहते आंसुओं में दिल का सब मैल और दर्द भी बह निकला। रेडियो पर गाना बज रहा था, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। सामने सूर्य अस्त हो रहा था। आसमान सिंदूरी रंग में रंग गया था। नन्ही के जीवन में भी प्यार के रंग आ गए थे। जिंदगी में खुशियों का सूर्य उदय हो गया था।